तो वही कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेताओं की सरकार के साथ विज्ञान भवन में करीब 5 घंटे बैठक हुई, लेकिन सरकार के साथ किसानों की 5वीं बैठक भी बेनतीजा रही। लिहाजा सरकार ने किसान नेताओं से और वक्त मांगा है, जिसके बाद मीटिंग की अगली तारीख 9 दिसंबर सुबह 11 बजे तय की गई है। बैठक में किसानों ने सरकार को यस या नो का कार्ड भी दिखाया, यानी कि बताइए कि कानून वापस लेंगे या फिर नहीं। खबर है कि सरकार से चर्चा के दौरान किसान नेता इतना भड़क गए, उन्होंने कह दिया कि सरकार मांगे पूरी करे, नहीं तो बैठक छोड़कर चले जाएंगे। इस बीच किसानों ने सरकार से बार टाइम मांगने पर भी उनसे एक प्रस्ताव भेजने को कहा है, जिसे समझकर किसान ने यह तय करेंगे कि वो अगली बैठक में आना चाहते हैं या फिर नहीं। मीटिंग में किसानों ने कहा है कि वो कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं चाहते और इस कानून से सरकार को क्या फायदा होगा, किसानों को नहीं। लिहाजा सारे कृषि कानून वापस लिए जाएं। इस बीच किसान नेता 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाने पर भी अड़े हैं और दावा किया है कि दावा किया गया है कि अगर सरकार भी 8 दिसंबर को किसानों की ताकत देखना चाहती है तो वो देख ले। वहीं कृषि मंत्री ने दावा किया है कि किसानों की सहमति से बैठक की अगली तारीख तय हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने एमएसपी जारी रखने की बात भी दोहराई है। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आप वरिष्ठ, आप बुजुर्ग लोगों को और बच्चों को घर वापस लौटने दीजिए। इससे पहले 1 दिसंबर यानी कि इससे पहले 3 दिसंबर को भी सरकार और किसान नेताओं में बातचीत हुई, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा रही। तो इधर इस बीच बैठक में किसानों ने सरकार को यस या नो का कार्ड भी दिखाया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए कैसे किसान मीटिंग में यस और नो लिखते हुए दिखे, यानी कि किसान ने बैठक में सरकार से सीधे पूछा कि आप कृषि कानून को वापस लेंगे या फिर नहीं। खबर है कि सरकार से चर्चा के दौरान किसान नेता इतने भड़क गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि सरकारें मांगे पूरी नहीं करी तो वो इस बैठक को छोड़कर चले जाएंगे। इतना ही नहीं, हां या ना के जवाब जानने के लिए किसान बैठक में कुछ देर तक चुप्पी साधे रहे, मौन साधे रहे। कुल मिलाकर इन तस्वीरों के साथ कि किसान अब किसी भी कीमत पर तीनों कृषि बिल वापस चाहते हैं, ये कानून वापस चाहते हैं, यानी कि कोई भी संशोधन अब नहीं, सीधे कानून रद्द। और इसके पहले किसान नेता 5 घंटे बैठक के बाद बाहर निकले और सरकार की बार टाइम मांगने पर भी उनसे एक प्रस्ताव भेजने को कहा है, जिसे समझकर किसान ये तय करेंगे कि वो सरकार के साथ होने वाली 9 तारीख की बैठक में आना चाहते हैं या फिर नहीं। कि हमको टाइम दो। पहले तो एक दिन मांगा 7 तारीख को, फिर कहने लगे टाइम थोड़ा है। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आएगी हम उस पर विचार करेंगे फिर आएंगे। तो फिर कहते कि टाइम और बढ़ा दो, तो फिर 3 दिन का टाइम लिया। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी, हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज, ये तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। इस बात को 8 तारीख को भारत बंद, आप लोग 8 तारीख को भारत बंद होगा, जोर से भारत बंद जोर से होगा। हमारी मांग जो अमेंडमेंट वगैरह थी वो सब आज पीछे चलेगी। सरकार ने बड़ा जोर लगाया पहले बहुत देर कि आप ये है, ये करवा लो, सब करने के लिए तैयार हैं। पर एक बात के ऊपर भी अड़ गए कि नहीं, टोटल ही रद्द करना पड़ेगा आपको। अगर इतनी कमी है उसमें, वीकनेस है, आप क्यों रखते हैं उसको, क्या इंटरेस्ट है आपको? तो हमने कह दिया उसको बिल्कुल। तो प्रस्ताव सरकार ने आपको दिया? हाँ, सरकार ने टाइम लिया बातचीत करने के लिए। जब हम बिल्कुल साइलेंट होकर के बैठ गए कि हम कोई बात नहीं करेंगे आपसे, तो 10 मिनट के बाद सरकार चली गई उठ के कि हम सोच लेते हैं। उसके बाद वो आए तो उन्होंने ये प्रपोजल रखी कि हमको समय दो, हम हायर ऑफिसर से बात करेंगे, आई एम नॉट कम्पिटेंट। तो उसके बाद हम 3 दिन का समय लेंगे, आपको प्रपोजल भेजेंगे हम क्या करना चाहते हैं। उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तारीख को आएंगे। तो लगता है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, लगता है कि करने के मूड में। नहीं, 9 तारीख को कहा हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे, बेहतर ड्राफ्ट देंगे आप। हाँ, और जो आपकी भावनाएं हैं हम उसको कवर करेंगे। राज्यों से मतलब सरकार अभी स्टडी कर रही है, राज्यों से कोई चर्चा करेंगे, ऐसी कोई बात? ये भी कहा उन्होंने कि राज्यों से हम चर्चा करेंगे। कंसल्ट एमएसपी को लेकर जो आप लोग, एमएसपी पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है एमएसपी पे भी। और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर रहे, जो 3 वापसी ले ले, फिर एमएसपी पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। तीनों बिल पे जो वापस की बात है वो 9 तारीख को होगी क्या? होगी।
9 में बात होगी। इतना लंबा समय 4 दिन का हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या कहीं वो जाना। आ गए किसान तैयारी के लिए। नरेंद्र तोमर ने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने घर वापस चले जाए। उस पर आपका क्या कहना है? वो तो चलो उनका ठीक बात है कि भाई बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको घर भेज दो, लेकिन वे नहीं जाएंगे। वे तो क्रांतिकारी हैं, बुजुर्ग बहुत मजबूत है। अरे हम 83 साल बच्चे के, हमने ठीक है, सब दूध पिएंगे, यहीं रहेंगे, ऐसे दिल्ली देखेंगे। 83 साल के फार्म बंद की बात है, वो तो रहेगा। तो ये थी किसान नेताओं की बात। वहीं मीटिंग के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा है कि सभी की सहमति से बैठक की अगली तारीख तय हुई है। जी हां, इतना ही नहीं, उन्होंने एमएसपी जारी रखने की बात फिर से दोहराई है। साथ ही कहा है कि समाधान का रास्ता खोजने की कोशिश में अगर किसानों से सुझाव मिल जाते हैं तो उचित होगा। सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आए। भारत सरकार कई दौर की चर्चा उनके साथ कर चुकी है और आगे भी समाधान निकालने के लिए चर्चा करने को तैयार। परसों जब बैठक हो रही थी तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दे चिन्हित हुए थे और उन मुद्दों पर आज भी बातचीत हुई है और इसलिए बातचीत क्रेन है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा पीछे और आ जाएं, सेफ डिस्टेंस उसको लेकर मेंटेन करें। हाँ, तो ये देखिए, ये क्रेन है, इस क्रेन के सहारे बोल्डर्स को लाया जा रहा है और यहाँ पर जो पुलिसकर्मियों की तैनाती है वो पुलिसकर्मी बोल्डर्स को यहाँ पर रखवा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो मौजूद हैं और सामने अगर आप देखेंगे, बिल्कुल उस सामने तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े ट्रक्स वहाँ पर खड़े हुए हैं और उनके ऊपर मिट्टी भर दी गई है ट्रक्स को, ताकि जो एंट्री करने की अगर कोशिश करते हैं किसान दिल्ली में तो वो ना कर पाए। तो एक तरह से बैरिकेड उनको कर दिया गया है ताकि एंट्री करने की अगर कोशिश होती है तो उस कोशिश में कामयाब ना हो। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो अपने आप यहाँ पर ये बताता है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है पुलिस के लिए भी, और इसीलिए यहाँ पर बीएसएफ को भी बुलाया गया है और इसलिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी की गई है। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि यहाँ तक साइड में दिखाएं कि देखिए बीएसएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप खुद इस बात को सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा देखिए, किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हर तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं पुलिस की तरफ से। सिक्योरिटी के बेहद खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो किसान हैं, खासतौर पर जो बड़ी संख्या में आए हैं, वो या तो पंजाब के किसान हैं या फिर हरियाणा के किसान हैं यहाँ पर, जो बड़ी संख्या में आए हैं और लगातार एक ही मांग है उनकी। सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं वो कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। पहले तस्वीरें दिखा दें उनकी, जो सामने खड़े हुए हैं, कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो कुछ भी प्रावधान किए गए हैं वो उनके ऊपर सीधी सीधी चोट है। दूसरी तस्वीरें, पहले तो यही तस्वीरें देख लीजिए, ये तमाम किसान हैं, 1000 के करीब की इनकी संख्या है। टीकरी बॉर्डर पर से इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आपको। तमाम किसान यूनियनों के झंडे के साथ ये लोग हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस बैरिकेड के इस तरफ का हिस्सा देखें तो वो लोग हैं जो नियम कायदों को मान रहे हैं, वो जिनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कानून जिस रूप में यहाँ बनाए रखना है कानून की स्थिति को वो बनाए। लिहाजा यहाँ पर आप देख रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ तमाम रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इस तरफ भी आपको दिख रहे होंगे। लगातार इनको एक एक लाइन में फॉलो इन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा नजारा यहाँ पे है कि बहादुरगढ़ में देखिए किस हिसाब से महिलाएं एक बड़े से तवे पर रोटियां यानी चपातियां बनाते हुए दिख रही हैं। तो एक तरफ सामने जो है जो वीर जी लोग हैं वो सब्जियां पकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिला जुला है कि किसान एक तरफ जहाँ अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, यहाँ दूध बन रहा है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे दूध बन रहा है मजबूती के लिए, ताकत के लिए, कि जो किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं कम से कम उनको जो है एक बढ़िया खीर दूध के जरिए दिया जा सके। वीर जी कब से बना रहे हो? 26 तारीख से बना रहे हैं जी हम सेवा के लिए। किसान हरियाणा से आए हैं, बॉर्डर के पास से, जो हमारी मांगे को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। हम तो जहाँ पर भूखे प्यासे रह के लोगों की संगतों की सेवा कर रहे हैं। आओ भैया। लेकिन क्या लग रहा है कब तक बैठ के सेवा करेंगे आप? कोई बीच का रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम तो चाहे हमारे को 6 महीने बैठना पड़े जी, हम तो 6 महीने बैठेंगे और जब तक हमारा इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। हम जान दे देंगे पर अपनी जमीन नहीं देंगे। जान दे देंगे, जमीन दे देंगे। की लग रहा है वीर जी, जिस हिसाब से बात यहाँ पर है, तमाम संगत के लोग कह रहे हैं कि 8 तारीख को
भारत बंद होगा। समर्थन करते हमारी जमा बंद हो जाती है, लंगे उरी रमांगे, जिधर होगा उधर ही होगा, जट के रमांगे, डट के रमेंगे। सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में मामला है कि यहाँ पे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ट्रैफिक जाम होने की वजह से, आप लोग जो बैठे हुए हैं, तो हट जाना चाहिए। क्या बात मानोगे आप सुप्रीम कोर्ट? हाँ, कोर्ट ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਰਤੀਏ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। चलिए सभी लोग हैं, तो किसान जो है 7 रुपए कह रहे हैं कि आप कब से यहाँ पे हैं? हमें आज 3 दिन हो गए हैं जिनके रोटियां बनाते हुए। आप कहाँ से? हम बहादुरगढ़ से हैं जी। बहादुरगढ़ से? तो बहादुरगढ़ में लोकल ही हैं यानी आप? नहीं ना लोकल है ना, हम वो है, हम यूपी साइड के हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं। तो कुछ यहाँ पे पंजाब की महिलाएं हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं कि आप कहाँ से हैं? हम रतिया से जी, हरियाणा से। हरियाणा? आप? हाँ, हरियाणा के। तो यहाँ पे सेवा चल रही है पूरा खाना? हाँ जी, खाना पीना। घर में बच्चे कैसे रह रहे हैं? बच्चे ऐसे ही है कि इनके लिए हम भी ये इधर जिधर ये मरेंगे उधर हम मरेंगे। बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? बच्चे देखी जाएंगे, अब सरकार संभालेगी। सरकार क्या लग रहा है, सरकार बात मानेगी? पूरी नहीं हो पाई। 9 तारीख की बैठक इसीलिए आयोजित की। मैं आपके माध्यम से पुनः किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सकें। कई प्रकार के सुझाव आ चुके हैं, कई प्रकार के ज्ञापन आ चुके हैं, लेकिन कुल मिला के जब वार्ता होती है तो धीरे धीरे कुछ बिंदु सिमट कर रह जाते हैं। तो कुछ बिंदुओं तक बात आई हुई है, वो उस पर उनका मत और स्पष्टता से आ जाएगा तो रास्ता खोजना हमारे लिए सुविधाजनक होगा। एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। किसी को भी इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कुल मिला के एमएसपी के मामले में सरकार ने बहुत साफ कहा है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ कहा है, मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर साफ कहा है, और इसके बावजूद भी अगर किसान को कहीं भी शंका है तो हम उसका जरूर समाधान करें। ठीक। तो सरकार कहती है कि एमएसपी पर शंका करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पहले सरकार के साथ बातचीत के दौरान किसानों ने अपनी बात फिर अनोखी मिसाल पेश की है, क्योंकि बैठक के बीच में जब लंच ब्रेक हुआ तो किसानों ने फिर सरकारी दावत खाने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि किसानों की नाराजगी अब भी कायम थी। जो 5वें दौर की बातचीत के लिए विज्ञान भवन में मीटिंग के लिए पहुंचे थे, उन्होंने फिर बाहर से अपना खाना मंगाया और लंच ब्रेक पर अपना ही लंच खोला। देखिए कैसे मीटिंग के लिए वहां पहुंचे किसान नेता हाथों में प्लेट लेकर उसमें रोटी रख रहे हैं, तो कुछ टीन के कनस्तरों से सब्जी और रायता लेते दिखे और आपस में मिल बांट कर खा रहे हैं। हालांकि जिन किसान नेताओं से खड़े होकर नहीं खाया गया वो फर्श पर बैठकर भोजन करते दिखे, लेकिन खाने के वक्त सरकारी कुर्सी पर बैठना तक ठीक नहीं समझा। दरअसल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में किसानों के साथ बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से विज्ञान भवन में भोजन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इन 2 तस्वीरों से जाहिर है कि सम्मान से बड़ा आत्मसम्मान होता है, जिसकी वजह से किसान आंदोलन की धार पैनी होती गई, क्योंकि किसानों ने न सिर्फ अपना खाना खाया बल्कि इन 2 मीटिंगों से पहले 1 दिसंबर को हुई बैठक में टी ब्रेक के दौरान सरकारी चाय तक नामंजूर कर दी और उस दिन तो यहाँ तक कह दिया कि चाय नहीं, मांगे पूरी कीजिए। और इस बीच सिंघू बॉर्डर पर गायक और अभिनेता दिलजीत सिंह ने भी पहुंचे और मंच से उन्होंने सरकार से किसानों की बात उठाई, किसानों की बात रखी और सरकार से किसानों की मांग मानने की अपील भी की। इस बीच वो बोले कि नीचे लोगों के बीच बैठ गए और उन्होंने एक खास संकेत दिया। मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहना कि जो भी किसान वीर चाहते ने हाथ बन के बेनती है, नेशनल मीडिया में भी जो कवर कर रहे हैं सानू ता हिंदी में भी बोल रहा हूं सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े कि अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहां कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान
जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब, लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बात छोटी लेकिन संकेत बड़ा। इससे पहले शाम को दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है ताकि अगर किसान आंदोलन हिंसक हो तो हालत बिगड़े ना और उन्हें संभाला जा सके। और जैसे जैसे रात हो रही है हम देख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं। यहां पर अब सिक्योरिटी को लेकर और टाइट अरेंजमेंट्स करने शुरू कर दिए गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं कि अब यहां पर और ज्यादा जो बैरिकेड्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं और ये बड़े बड़े पत्थर के जो बोल्डर्स आप देख रहे हैं, अब मैं कहूंगा शुभाशी से थोड़ा सा दूर हो जाएं, सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें क्योंकि बहुत भारी और बड़ा बोल्डर है। तो बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स जो हैं इस बड़ी क्रेन के सहारे अब यहाँ ये जो एरिया है इस पर इसको लगाया जा रहा है, इन बड़े बड़े बोल्डर्स को। देखिए आप वहां देखिए, मैं कहूंगा कि ये देखिए ये बोल्डर्स जो हैं अब रखा जा रहा है। ये सिक्योरिटी को टाइट करने के लिहाज से किया जा रहा है ताकि अगर आने की कोशिश करें किसान तो इन पत्थर के बोल्डर्स के सहारे किसानों को यहाँ पर रोका जा सके। ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ी आप देखिए महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है और कह रही हैं कि मोदी सरकार अगर बात नहीं मानेगी तो हमें मनाने का तरीका ही पता है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इसी तरह सेवा करते रहेंगे उन भाइयों के लिए जो हमारे लिए आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। अब कुछ लग रहा है सरकार का रुख की कुछ लचीला हुआ है आप लोगों के प्रति, किसानों के प्रति? 6 महीने में नरमाओगे, 2 महीने में नरमाओगे, नरमाना पड़ेगा, लेकिन आंदोलन चलता रहेगा। हमले कर दिए अच्छा, आप लोगों की जो मुख्य मांग है सरकार से क्या है कि जो सरकार कह रहे हैं कि हम संशोधन चाहते हैं, हम 2-3 चीजों में कुछ कमी कर देंगे, तो वो ठीक है या फिर आप ये चाहते हैं कि पूरा कानून वापस हो? पूरा अटका बनाना, अटका बनाओ, हम राजी हैं, दोबारा बनाओ। अच्छा, मतलब सरकार से शिकायतें क्या हैं आपकी? मैं चाहता हूं कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे। ये हम चैनल जब देखेंगे, चैनल पे लोग सरकार के प्रतिनिधि देखेंगे, आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? अध्यादेश को हटाओ चाहिए, मतलब उसमें पूरे दिन लेने चाहिए, कुछ ले ये 4 जड़ी लें, बाकी छोड़ दें और कुछ बेचो में। यानी कि मतलब जितने पैसों में आप फसल उगाते हैं कम से कम उसमें फायदा तो मिले, कम में ना बेचना पड़ा, ये कह रहे हैं आप? हाँ, इतना पैसा तो मिलना चाहिए हमारे को जितने का हमारा खर्चा हुआ है। अध्यादेश को हटाओ, अध्यादेश को नहीं हटाओगे तो मतलब किसान यहाँ से धरना नहीं उठाएंगे, यहीं पे रह रहे। तो आपने किसानों के आंदोलन की तमाम तस्वीरों के बाद में हाईवे पर बैठे किसानों ने अभिनेत्री कंगना रनौत का पुतला फूंकने की कोशिश की है। दरअसल अभिनेत्री कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर कई विवादित ट्वीट्स भी किए। गाजियाबाद में बैठे किसानों का गुस्सा भड़क उठा और वो कंगना का पुतला फूंकने निकल पड़े। इस नारेबाजी के बाद किसान कंगना के पुतले को लेकर भाषणबाजी कर ही रहे थे कि एक पुलिसकर्मी पीछे से आया और उसने उनका पुतला छीन लिया। ये महान अभिनेत्री अब से कुछ दिन पहले अपना रोना रो रही थी कि मेरा घर तोड़ दिया, मेरा ये कर दिया। इस बीच तस्वीरों में देखिए कि कैसे पुलिस वाले ने पीछे से झपट्टा मारकर उनका पुतला छीन लिया और उसे ले जाकर दूर रख दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने वो केरोसिन भी जब्त कर ली जिसके जरिए प्रदर्शनकारी पुतले में आग लगाने वाले थे। फिर क्या था, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए और एक दूसरे से बहस पर उतारू हो गए। हम दूर जाकर मोदी जी किसी का नहीं फूंक लेंगे, हम किसी का नहीं फूंकने दे रहे ना। आग नहीं लगाई जाएगी, लोग बैठ के प्रोटेस्ट करते रहिए, पब्लिक आते रहिए। अरे आपको बैठ के प्रोटेस्ट, आप ज्ञापन दीजिए, रिटर्न में एसडीएम साहब को बुला देगा, एडीएम सिटी साहब को बुला देगा, ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन ये नहीं करने देंगे। पुलिस वाले के इतना समझाने पर भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और भीड़ लगाकर पुलिस वालों से उलझ पड़े, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें पुतला
पुतला फूंकने की इजाजत नहीं दी। लिहाजा काफी देर तक बहस चलती रही। आप बैठ के अपना प्रपोज करिए, हम आपका साथ दे रहे हैं, 10 दिन के साथ दे रहे हैं, आप हल्के के साथ दे रहे हैं, ये नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, ये नहीं करने देंगे किसी को। दरअसल किसान आंदोलन में पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी लगातार निभा रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कानून व्यवस्था किसी भी हाल में खराब हो, इसलिए उन्होंने किसानों को पुतला जलाने से रोका। तो वही किसान अभिनेत्री कंगना रनौत के किसान विरोधी विवादित ट्वीट से गुस्से में है, लिहाजा वो उनका पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार करना चाहते थे। तो वही बैठक की अगली तारीख तय होने के बाद सिंगू बॉर्डर किसानों का हालात जानना हमारे सहयोगी रोहित पुनेठा ने। मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हूं। आज मैं सिंघू बॉर्डर पर पूरे दिन मौजूद रहा और फिलहाल इस वक्त चूंकि अब ये खबर यहां भी पहुंच चुकी है कि आज की जो बातचीत थी वो भी पूरी तरह से बेनतीजा साबित हुई है, तो आप तस्वीरें यहां की देख पा रहे हैं और जैसे एक नॉर्मल लाइफ नॉर्मल रूटीन होता है वही यहां पर किसानों को देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि पूरे टेंट के साथ जो किसान हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और अब आराम की तैयारी कर रहे हैं। दिन भर बैठे हुए थे किसान, अंदर पाठ चल रहे थे, शब्द चल रहे थे और अब हो रही है सोने की तैयारी, क्योंकि खबर यहाँ पर पहुंच चुकी है कि हाँ अभी जो पांचवें दौर की बातचीत थी वो बेनतीजा साबित हुई है, लेकिन अभी भी जो बातचीत का रास्ता है वो बंद नहीं हुआ है और ये कहा जा रहा है कि अब जो अगले दौर की वार्ता है यानी कि जो छठे दौर की वार्ता है वो होगी अब 9 दिसंबर को और फिर उसके बाद देखते हैं कि उसमें क्या होता है, क्या उसमें कोई हल निकल कर आता है, नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा सरकार की ओर से अपना पक्ष रखने में ये कहा गया है कि देखिए बातचीत का रास्ता बंद नहीं है और लगातार जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, हम आगे भी बातचीत करेंगे, ये सरकार की ओर से कहा गया है। तो किसानों के महामंथन के बाद आइए बात करते हैं एक नई शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन करेंगे। नए भवन गोल नहीं तिकोना होगा, जिसे मौजूदा परिसर के पास ही बनाया जाएगा। इसकी जानकारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पत्रकारों को दी। डेमो भी दिखाया कि नया संसद भवन आखिर होगा कैसा। The new Parliament House will be built beside the present one, and the two will work together in harmony. It will house functional, purpose-designed spaces that allow the Parliament to operate smoothly and efficiently. जो डेमो दिखाया गया उसके मुताबिक नई डिजाइन में संसद भवन त्रिकोणीय है और करीबन 60,000 स्क्वायर मीटर में बनेगा, जिसमें एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल होगा जो भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाएगा। इतना ही नहीं, सांसदों के बैठने की व्यवस्था और सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा आरामदायक होगा, क्योंकि इस नई बिल्डिंग में 1124 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी। 888 लोकसभा की और 326 से ज्यादा राज्यसभा की अनुमानित सीटें होगी और एक साथ हम यहां पर 1224 माननीय सदस्य लोकसभा के कक्ष में एक साथ बैठ जाएंगे। लोकसभा स्पीकर ने संसद भवन के निर्माण का काम 2022 तक पूरा होने की उम्मीद जताई और दावा किया कि आजादी के 75 साल होने पर नए भवन से कार्यवाही शुरू होगी। इसकी टाइम बाउंड अक्टूबर तक रखा है और मुझे आशा है कि हम जब आज़ादी का 75 साल होगा तो निश्चित रूप से नवंबर दिसंबर का जो हमारा सत्र होगा वो नए संसद भवन में सत्र शुरू होगा। इस बीच नए संसद भवन के लिए 10 दिसंबर को भूमि पूजन है, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। हम सबके लिए गौरव का विषय है कि नए संसद का भवन जिसका शिलान्यास 10 तारीख को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू होगा। दरअसल मौजूदा संसद भवन का निर्माण अंग्रेजों ने 1927 में किया था। उस वक्त केवल एक ही सदन होता था,
लेकिन आजादी के बाद लोकसभा और राज्यसभा के रूप में 2 सदन बनने पर सदस्यों को बैठने के लिए जगह की कमी होने लगी। वर्तमान में कई सांसदों को प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठना पड़ता है, लिहाजा नए संसद भवन की जरूरत महसूस होने लगी। तो दूसरी ओर एक और खबर, कोरोना का कहर जारी है। नीतू कपूर और वरुण धवन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभिनेत्री नीतू कपूर और अभिनेता वरुण धवन दोनों चंडीगढ़ में जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। दोनों चंडीगढ़ में अनिल कपूर और कियारा आडवाणी के साथ फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग कर रहे थे। 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन का टीका लेने के बाद हरियाणा के मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए। इस पर देसी टीका को वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने बताया कि 2 डोज लेने के बाद ही वैक्सीन प्रभावी होती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा आरती कर भारत यात्रा की शुरुआत की। जेपी नड्डा 120 दिनों में देश के हर कोने में जाएंगे और पार्टी को और मजबूत करेंगे। भारत की कड़ी नाराजगी के बावजूद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो किसान आंदोलन पर दिए अपने बयान पर कायम है। भारत ने कहा कि अगर इस तरह के बयान जारी रहे तो इससे दोनों देशों के रिश्तों को गंभीर नुकसान होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा दिनों दिन जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के प्रमुख 16 इलाकों का AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी दर्ज की गई। 27 नवंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 46.9 करोड़ डॉलर घटकर 574.821 अरब डॉलर रह गया। वहीं पिछले सप्ताह इसमें भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से किसानों के बीच फल और फ्रूट के पैकेट बांटे। इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर संघ ने दिल्ली में विज्ञान भवन के बाहर प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टर संघ ने किसानों की मांगों को सही ठहराते हुए नारेबाजी भी की। चेन्नई में डीएम के चीफ MK स्टालिन ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ी रैली को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। அந்த ஒப்பந்தம் மீறப்பட்டா நீதிமன்றம் போக முடியாது என்பது அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா? அவருக்கு தெரியாது। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापकों की भर्ती के दूसरे चरण में 36,590 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों को संबोधित किया और उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने पर बधाई दी। उत्तर भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन का असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा है। इसकी वजह से शिमला जैसे पर्यटक स्थानों पर सैलानियों की संख्या में भारी कमी आ गई है। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग ने कोरोना का नियम नहीं मानने पर एक शख्स को मौत की सजा सुना दी। आरोपी शख्स को सरेआम गोलियों से उड़ा दिया। और आइए बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी है। विज नवंबर में कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल में शामिल होने वाले पहले वॉलंटियर थे। कोवैक्सीन के तीसरे ट्रायल के शुरू होने पर 20 नवंबर को पहली डोज दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस ट्रायल के लिए खुद वॉलंटियर बनने की पहल की थी, जिसके बाद उन्हें कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जानी थी। लेकिन इससे पहले ही वे कोरोना संक्रमित हो गए और ट्वीट किया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। मैं अंबाला के सिविल अस्पताल में भर्ती हूं। जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो भी कोरोना टेस्ट करवा लें। हालांकि कोवैक्सीन की डोज लेने पर भी विज के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला गरमाया तो भारत बायोटेक की तरफ से सफाई आई, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि कोवैक्सीन का 2 ट्रायल का शेड्यूल है। 2 डोज 28 दिन में दिए जाने हैं, दूसरी डोज 14 दिन बाद ही दी जानी है, जिसके बाद ही इसकी एफिकेसी यानी प्रभाव का पता चलेगा। कोवैक्सीन को इस तरह ही बनाया गया है कि 2 डोज लेने के बाद ही ये असर दिखाएगी। If any patient after getting proper dose of this thing, if he still gets the disease, it means there is a vaccine failure. So vaccine failure is also not unknown and it may occur and it depends from vaccine to vaccine. दरअसल देश के 20 रिसर्च सेंटर पर कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल किया जा रहा है। इन सेंटरों में PGIMS रोहतक भी शामिल है। भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर ये ट्रायल कर रहा है। पहले 2 फेज में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं नजर आया।
किसी भी वॉलेंटियर के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट भी नहीं है। लेकिन ट्रायल के 14 दिन बाद हरियाणा के गृह मंत्री को कोरोना होने से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पर कई शंकाएं पैदा हो गई हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अगले कुछ सप्ताह में कोरोना वैक्सीन के तैयार हो जाने का विश्वास भी जताया है। पहले चरण में वैक्सीन किसे लगेगी, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों पर आधार पर काम हो रहा है। सरकार काम कर रही है। सुझाव के मुताबिक सरकार ने कोरोना के टीकाकरण के पहले चरण के लिए 4 प्रमुख समूह तैयार किए हैं। सबसे पहले हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को लगेगा ये टीका। जानकारी के मुताबिक 4 प्रमुख समूहों में पहला ग्रुप हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग और इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामिलिट्री स्टाफ, हेल्थ केयर सपोर्ट स्टाफ तमाम लोग शामिल होंगे। वहीं दूसरा समूह कौन सा होगा? दूसरा समूह होगा सेना, पुलिस, नगर निगम के लोग। सरकार के दूसरे प्रमुख ग्रुप में उन लोगों को भी रखा गया है जिन्होंने महामारी के दौर में लोगों का ध्यान रखा है। इसमें सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड और नगर निगम जैसे सेक्टर भी शामिल किए गए हैं। तीसरा ग्रुप कौन सा होगा? तीसरे नंबर का 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगेगा। तीसरे प्रमुख समूह के तहत ऐसे लोगों को टीका लगेगा जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं हो रहा है तो 50 साल के ऊपर के लोगों पर देखने को है। यही कारण है कि सरकार ने यह उम्र तय की है। चौथे ग्रुप में गंभीर बीमारियों वाले लोगों का नंबर, चौथे ग्रुप में ऐसे लोगों का कोरोना का टीका लगेगा जिनकी उम्र 50 साल से कम होगी। साथ ही वे लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होंगे। ऐसे लोगों को टीका लगाया जाएगा। वहीं एक और खबर, जी हां, आजम खान के विधायक बेटे से 65 लाख रुपए वसूलने का नोटिस जारी हुआ। सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से विधायक के रूप में लिए गए वेतन और भत्ते वसूलने का आदेश जारी हुआ है। मुख्य लेखा अधिकारी ने अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी कर 65 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरा कोविड केंद्र मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस ऐप के माध्यम से पता चलेगा कि कोरोना की फ्री जांच कहां होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्नातक एमएलसी चुनाव में एसपी को दोनों सीटों पर जीत हासिल हुई। जीत के बाद समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। पीएम मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 5 साल के भीतर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2 कॉरिडोर का निर्माण कराएगी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में चक्रवाती तूफान से 3 दिन से हुई बारिश से लोग बेहाल हैं। कई जगहों पर घरों के भीतर पानी घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 29 साल के एंडरसन ने न्यूजीलैंड के लिए 13 टेस्ट, 49 वनडे और 31 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल की। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग करते हुए हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया है। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि देश संकट में है, लेकिन नेता देश को लूट रहे हैं और सत्तारूढ़ पार्टी में जारी घमासान का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो नेपाल को ही हुआ है। इतना नहीं है, प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के कहर ने नेपाल की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और रोजगार की कमर को तोड़कर रख दिया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार देखने को मिला है। लिहाजा यही कारण है कि नेपाल में राजशाही समर्थक ताकतों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया है। और आइए बात करते हैं श्री सीमेंट की शानदार पहल नमन की, जिसके तहत शहीद सैनिकों के परिजनों को घर बनाने के लिए कंपनी की ओर से मुफ्त में सीमेंट देने का कदम उठाया गया है। 16 दिसंबर को मनाए जाने वाले विजय दिवस के पहले शहीदों के परिवार वालों के लिए नमन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल आलोक कलेर ने प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया, जहां सेना के कई और अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि नमन प्रोजेक्ट के तहत 1 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2019 के बीच शहीद हुए जवानों के आश्रितों को 4000 वर्ग फीट एरिया में घर बनाने के लिए मुफ्त में सीमेंट
दिया जाएगा। Other large industries take a page out of this book and look towards the army and especially the people who laid down their lives for doing human service to them and the families that they left behind. From the bottom of my heart, I thank you and your company for this absolutely wonderful gesture which shall be remembered for a very, very long time. और चलते चलते आज का गीत, आज का मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का जन्मदिन है। आज वो 80 साल के हो गए हैं। उन्होंने भारतीय फिल्मों के लिए एक मशहूर गजल गाई है। निकाह फिल्म के गुलाम अली के गाए इस गजल गीत के साथ आपको छोड़ जाता हूं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।